गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर नंबर 7 बूझो तो जाने ये समझ लिया था अगले लेक्चर में, और उसके बाद हमने अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया था। अब आया चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 4, 8 अंतर को बताओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। तो मैं आपको बोला था कि आप अपनी तरह से ये सोचने की कोशिश करना। तो चलो देखते हैं कि 8 तफावत इसमें कौन कौन से हैं। तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ये है कि जो पक्षी है आकाश में वो पहले चित्र में है, दूसरे में नहीं है, ये एक तफावत हुआ। दूसरा, जो पेड़ है एक पेड़ में ऊपर अलग है और दूसरे पेड़ में भी अलग है, तो दूसरा तफावत वहाँ होता है। बाद में जो मधुमक्खी का जोड़ा लगा है पेड़ पे, उसमें इस तरफ 6 है और इस तरफ 4 है, तो वहाँ भी फ़र्क है। फिर देखते हैं, नीचे आइए, तो वहाँ 2 खिड़कियाँ हैं, यहाँ 1 खिड़कियाँ है, 4। उसके बाद देखते हैं कि जहाँ पेड़ की जड़ होती है नीचे, वहाँ इस तरफ 2 है, ये 2 ईंट की तरह पड़े हुए हैं, यहाँ 1 ही है, तो ये तफावत है। और यहाँ पेड़ की ओर नीचे यहाँ 3 पत्थर पड़े हैं, यहाँ पे नहीं है, ये तफावत। उसके बाद इसकी टाई अलग है और ये दूसरे बंदा है उसकी भी टाई अलग है, यहाँ पे ये एक तफावत हुआ। और एक तरफ नीचे घास ज़्यादा है, एक तरफ कम है। ओके, तो बेटा ये हमारे तफावत यहाँ ख़त्म होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो पहला है किसी को जाने के लिए कहना। अब किसी को हम बोलते हैं कि जाने के लिए कौन सा शब्द, एक शब्द कौन सा होता है जो हम बोलते हैं, तो हम सबको पता है कि किसी को जाने के लिए हम कहते हैं जा। क्या कहते हैं? जा। तो पहला में लिखिए, पहला बॉक्स है उसमें लिखिए जा। दूसरा है जीवन प्राण, जीवन प्राण, तो वहाँ 2 शब्द का आएगा जानो, जानो, जानो। तीसरा है राजा जनक की पुत्री, सीता का दूसरा नाम क्या था? जानकी। क्या था? जानकी। क्या लिखोगे? जानकी। चौथा है प्राणी पशु जीवधारी, तो जीव सृष्टि, जीव फिर श्रु और स्ट्रीट वो साथ में आएगा, सृष्टि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई वर्ग पहली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। मतलब जो कोष्टक दिया है उसमें से सार्थक शब्द, मतलब जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो वैसे शब्द को ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले पहला आड़ा शब्द है मधु, दिख रहा है आपको? मधु, तो वहाँ आप राउंड कीजिए मधु। फिर उसमें ही मद, पहले से त्रासा देखिए मद। फिर यहाँ लास्ट लाइन में मामा, मामा। फिर सेकेंड लाइन में यहाँ देखिए बादलो, बादलो। फिर उसके नीचे ही सरलो, सरलो। फिर यहाँ देखिए सावनो, सावनो। फिर सबसे नीचे तीर्थ, तीर्थ। और लास्ट में यहाँ देखिए नदी, नदी। और यहाँ आड़ा देखिए वन। हो गए शब्द बेटा। अब देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में वर्ग पहली भरिए, तो आपको वहाँ शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलो पहले संकेत बाएं से दाएं लिखना है। क्या लिखना है? बाएं से दाएं, मतलब कि नए जमाने का, आजकल का। तो फर्स्ट लाइन में आड़ा आप लिखोगे आधुनिक, फर्स्ट जहाँ लिखा है ना वहाँ से आड़ा लिखोगे आधुनिक।
नए जमाना मतलब आधुनिक, बराबर। अब उसके नीचे तीसरा नंबर उसके बाजू में है, तीसरा नंबर आड़ा 3 अक्षर का, तो लड़का, बच्चा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दूसरा बालक। क्या बोलेंगे? बालक। उसके बाद देखते हैं 5वां आड़ा, रात, निशा, तो हम बोलते हैं रजनी। रजनी, क्या लिखते हैं? रजनी। 5 नंबर लिखा है, वहां से आड़ा लिखोगे रजनी। अब 7 नंबर का 2 अक्षर है, उसमें सांस, प्राण, जीवन, शक्ति, तो दम। दम। उसके बाद है 9 में 4 अक्षर का है, हिंदी साहित्य का एक काल। हिंदी साहित्य का एक काल, तो लिखिए रीति काल। रीति काल। रीति काल। फिर 11वां शब्द लिखेंगे, 11वां आड़ा 2 शब्द का है, सिर, बाढ़, तालाब, तो लिखेंगे सर। सर। फिर 12 का आड़ा लिखेंगे, गाने के साथ बजाया जाने वाला, तो साजो। साजो। 13 का अभिप्राय, वास्ता, तो उसका हम लिखेंगे मतलब। 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 बाद में 14वां होठ, पोस्ट, तो लब। 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 16 का तह, स्तर, तो परत। परत। 18वां खाद्य सामग्री, अनाज, तो रसद। रसद। और लास्ट 19 का यश की कथा, तो यथोगान। 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 अब संकेत ऊपर से नीचे देखेंगे, तो फर्स्ट उभा, उल्लास, खुशी, हर्ष, तो आनंद। आनंद, ऊपर से नीचे लिखना है, फर्स्ट में आनंद। फिर देखते हैं दूसरा, हाथ। हाथ तो कर। हाथ तो कर। तीसरा देखते हैं वचन, संस्थापक, तो बानी। 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 चौथा है परमेश्वर। परमेश्वर का आएगा करतार। 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 छठा आएगा अपमान, बेइज्जती का, जलालत। 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 8वां रोगी, बीमार, तो मरीज। 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 10वां आलसी, निकम्मा, तो कामचोर। कामचोर। अब 11वां देखते हैं उभा, बलवान, ताकतवर, तो उसका आएगा सबल। क्या आएगा? सबल। उसके बाद 12वां प्रत्यक्ष भेंट, मुलाकात, तो साक्षात्कार। साक्षात्कार। उसके बाद 15वां शरीर, देह, तो बदन। शरीर, देह, तो बदन। 16वां ओहदा, दर्जा, पाँव। पाँव मतलब पग, तो उसका आएगा पद। पद। और लास्ट निश्चित, निर्णित, तो तय। तय। क्लियर? अब देखें उचित स्थान पर ये जो निशानियां है विराम चिन्ह वो लगाइए। तो क में आप क्या खाओगे, तो उसमें पीछे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। दूसरा है माँ ने पूछा, बाद में आएगा अल्पविराम। माँ ने पूछा, बाद में आएगा अल्पविराम, फिर इन्वर्टेड कोमा,
नन्ही बेटी, फिर से अल्पविराम, तुम कहाँ रह गई थी, इन्वर्टेड कोमा पूरा और क्वेश्चन मार्क। माँ ने पूछा अल्पविराम इन्वर्टेड कोमा शुरू, बेटी, बेटी के बाद फिर से अल्पविराम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा पूरा। तीसरे में छी कितना गंदा पानी है, तो छी करके उद्गार चिन्ह लगाना है, फिर कितना गंदा पानी है, फिर लास्ट में फिर से उद्गार चिन्ह लगाना है। उद्गार चिन्ह मतलब पहला सीधे लिखा और नीचे बिंदी, उसको हम उद्गार चिन्ह बोलते हैं। घ मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, तो मेरी पुस्तक का नाम, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रामायण लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा रामायण, रामायण लिखने के बाद इन्वर्टेड कोमा पूरा, रामायण है, और फिर फुल स्टॉप। च वाह कितनी अच्छी किताब है, तो वाह के बाद उद्गार चिन्ह, कितनी अच्छी किताब है, फिर से उद्गार चिन्ह। अब देखते हैं समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। जैसे उदाहरण में हमको दिया है खाना, भाना, गाना, नाना, दाना, तो वैसे हमको नानी, रानी, धानी, पानी, जानी, तन से मन, धन, वन, फन, तो हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं। तो लिखिए नंदन, नंदन, वंदन, वंदन, अल्पविराम चंदन, चंदन, अल्पविराम मंजन, मंजन, अल्पविराम क्रदन, वंदन, चंदन, क्रंजन, मंजन। दूसरा डाल, डाल से बनाइए डालो, खालो, मालो, भालो, लालो, डाल, खाल, माल, भाल, लाल। और तीसरा है माली, माली, खाली, माली, खाली, प्याली, गाली, काली। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो ये हमको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। अगर आपको टेस्ट में पूछा जाए 2-3 मार्क्स में, तो आप कैसे लिखोगे? तो भाई मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक फैली हुई है, उनका तना मोटा है, मतलब उसका थड़ होता है नीचे का, वो बहुत बड़ा है, उसकी डालियाँ चारों ओर खूब फैली हुई है, उन पर अनेक पक्षियों का घोंसला है, बरगद के चारों ओर पक्का चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे पर आते जाते लोग बैठते हैं, बरगद की छाया में बच्चे खेलते हैं, वट सावित्री के दिन मोहल्ले की स्त्रियां हैं वो बरगद की पूजा करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। जैसे कि शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली है वो विशेषण है। वैसे ही कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे, तो विशेषण होता है 4। क्या होता है? चारों। दूसरा नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, तो कड़वी, कड़वी। तीसरा नदी में काला पानी है, तो काला। यह किताब मेरा भाई लाया, तो यह। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, तो थोड़ा सा, थोड़ा सा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बड़ा। बाजार में पक्के केले मिलते हैं, तो पक्के। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। जैसे कि आपको इसमें पेंसिल कलर यूज़ करना है, तो मीणिया कलर कर सकते हो, और ये लिखना नहीं है, लेकिन समझ के लिए कि इस चित्र में एक किसान ट्रैक्टर में फसल की बोरियां भरकर ले जा रहा है। देखो उसके पीछे बोरियां है, इन बोरियों में उसके खेत में पैदा हुई फसल होगी, मतलब जो अनाज उगा होगा वो होगा। खेत के पास पक्का कुआं था, देखो दिख रहा है। खेत में ही किसान का छोटा घर भी है। यह चित्र सूचित करता है कि हमारे राज्य में कृषि उद्योग का अच्छा विकास हुआ है, किसान सुखी और समृद्ध हुए हैं। तो ये आपको फेयर बुक में लिखने की ज़रूरत
नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था। चलो शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जैसे कि पहला है पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन। तो चलो पहले लगते हैं, जो ईयड़ की पहली पीठ है उसके मुंह के पास, वहां लिखो कांटा, कांटा। दूसरे में लिखिए चिड़िया, चिड़िया। तीसरे में नदी, चौथे में पक्का, पांचवे में पतला, छठे में पानी, उसके बाद पूजन और उसके बाद पेड़। ओके, तो यहाँ हमारा जो देखो हमने जो आगे किया था पहले के उत्तर, वो हमारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। आधुनिक, आनंद मैंने आपको लिखवाया। अगर समझ में वहाँ नहीं आया तो यहाँ से आंसर देख लीजिएगा। और यहाँ से हमारा 8वां पार्ट है वो शुरू होता है, लेकिन 7 पार्ट में आपको फेसबुक में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, आप देख लेना। ओके, तो सबसे पहले हमको लिखने हैं अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 4 नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 5 विशेषण वाला। उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7, इतना आपको लिखना है। चलो अब देखते हैं लेसन नंबर 8, राजा का हिस्सा। तो इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता था। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब कि जो राजा अच्छे राजा होते हैं वो अपने जो गांव के लोग वाले प्रजा होते हैं उसका हमेशा साथ देते हैं। तो राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज थे वो अपने प्रजा को बहुत संभाल कर रखते थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। राजा थे वो अपना वेश बदल कर राज्य में घूमने निकलते थे और लोगों को जो जो कठिनाइयाँ थी उसको दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। अब एक दिन की बात है कि राजा और रानी दोनों रथ में बैठकर राज्य की सवारी कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए थे। मतलब जहाँ उसकी राजधानी थी, जहाँ उसका महल था, वहाँ से बहुत दूर चले गए थे। अब उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। उन्होंने दूर से देखा कि एक किसान था, खेडूत, वो हल चलाकर अपनी जो जोत रहा था, मतलब कि हल चलाकर अपनी खेत बो रहा था। मगर उसके हल में एक ही बैल है। जो खेत में जो हल चलता है उसमें 2 बैल होती है, लेकिन ये जो किसान खेल रहा था अपनी ज़मीन, उसमें एक ही बैल थी और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। एक थी वो बैल थी और दूसरी में उसकी स्त्री, मतलब उसकी पत्नी थी, वो हल चला रही थी। अब राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। राजा भोज थे, उसने अपना रथ रोका और किसान के पास गए और वहाँ जाकर उसने किसान से बोला, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? बैल जहाँ जोड़ी जाती है वहाँ अपनी स्त्री को क्यों जोड़ रहे हो? अपनी स्त्री के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? तो किसान ने बहुत आंसर दिया, अच्छा, कि मेरा एक बैल था वो मर गया है, मेरा दूसरा बैल था वो मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मतलब कि पैसे नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? अगर खेत मैंने बोया नहीं, खेत मैंने अच्छी तरह वो नहीं किया तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। इतना कहकर और फिर जो खेडूत था, किसान, वो अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? उसको नहीं पता था कि वो राजा और रानी थे। अब राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, पहले मेरी बात सुन लो। तो किसान बोलता है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। मैं आपको जो भी काम है वो मेरे साथ चलो और मुझे कहो। मेरा काम क्यों रोकते हो? मेरे काम में देर मत कराओ।
ऐसा किसान ने उसको कहा। अब राजा भोज उसके साथ चलने लगे। राजा भी उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए कि ये किसान बहुत अच्छा है, अपना काम का समय बिगाड़े हुए वो काम अपना कर रहा है। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएंगी, तुम्हारी बीवी है वो तो थक जाएंगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेंगी। तेरी पत्नी है वो इतना सारा काम करेंगी तो बाद में उससे कुछ और काम होगा नहीं। तो किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो चलो तुम ही मुझे आइडिया दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास एक बैल है वो मैं तुझे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो ना। किसान ने क्या बोला उसको कि जितनी देर में मैं तेरे साथ बैल लेने आऊँगा उतनी देर में मेरा काम थोड़ा कम होगा, उससे अच्छा है कि तुम ही अपना बैल यहाँ लाकर रख दो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, मेरा सामने वहाँ रथ खड़ा है, तुम अपनी पत्नी को वहाँ भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएंगी। वहाँ मेरी पत्नी खड़ी है, उससे वो बैल मांगेगी, मेरी पत्नी उसको बैल दे देंगी। बैल मतलब गाय। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा, मतलब तब तक तेरी बीबी की जगह पे मैं तेरे खेतर खेडूंगा। राजा ने ऐसा कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। राजा भोज हल में जुट गए। जहाँ उसकी बीवी थी किसान की, वहाँ राजा खुद लग गए। अब किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। किसान की पत्नी थी वो रथ के पास गई। उसने रानी को सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा आपके पति ने बोला है। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारे बैल तो कमजोर होगा भाई, तुम्हारे पास जो एक बैल होगा वो तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। हमारा बैल है वो तो मजबूत है, तो हमारे बैल के साथ नहीं चल पाएगा। इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ, जो मेरे दोनों बैल है रथ के वो तुम अपने साथ ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पहुंची। दोनों बैल लेकर वो खेत पे आ गई। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू मेरे पास आना। कहकर राजा भोज उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। तब राजा ने उसको बताया कि मैं राजा भोज हूँ और आइंदा कोई प्रॉब्लम हो तो तू मेरे पास आना। अब ये सुनकर किसान को बहुत बुरा लगा, शर्मिंदा हुआ। उसने राजा के बार बार क्षमा मांगी, मतलब उससे माफ़ी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। राजा खुश थे उससे। उस बार उस किसान की खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। अब किसान का खेत था, उसमें भी बहुत अच्छी फसल आई इस साल में। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने जोता था उसमें तो मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। अब जितना खेडूत और उसकी पत्नी ने बोया था उसमें तो उसने गेहूँ बोया था, तो गेहूँ बहुत अच्छी फसल हुई थी। लेकिन जितना राजा ने खुद खेड़ा था वो जगह पे मोती खिले हुए थे, मोती उगे हुए थे। किसान तो बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। अब जितने मोती उगे थे वो सब लेकर वो राजा भोज के पास चला गया। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा को उसने पूरी बात सुनाई कि आपने जिस जिस जगह पे मेरे साथ बैल के साथ चढ़कर आपने बुराई की थी उसमें तो मोती उगे हैं। तो राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, मतलब कि ये तुम्हारे खेत के हैं तो ये तुम्हारा हक का है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो, तुम्हारे पास रखो। तो खेडूत बोलता है, नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का पता है, आपने जो श्रम किया, आपने जो मेहनत की उसके लिए ये उगा है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा, इसे मैं नहीं लूँगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें, मतलब कि राजकोष मतलब कि जो गरीबों की सेवा में आप देते हो उसमें आप इसको जमा कर लो और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लेना, जो गरीब लोग हैं उसके काम में उसको ले लेना। किसान ने प्रार्थना की राजा से। तो किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए, जो मोती थे उसने रख लिए। मतलब कि
एक किसान था, एक उसकी पत्नी थी। किसान का एक बैल मर गया था तो उसकी जगह पर उसने अपनी बीवी को काम पर लगाया था। राजा ने ये देखा तो राजा को बहुत बुरा लगा। उसने वहाँ जाकर बोला तो किसान से पूरी बात सुनी कि भाई मेरा बैल मर गया इसलिए मैं अपनी बीवी को वहाँ लगाया है, अगर नहीं करता तो मेरा खेत में अनाज नहीं उगता तो मैं खाऊंगा क्या। तो राजा ने बोला ठीक है, मेरे पास बैल है, तू अपने पास रख ले। तो वो बोलता है तो आप ही बैल ले आइए। तो उसने बोला ठीक है, तुम्हारी बीवी को वहाँ भेजो मेरी पत्नी के पास, वो बैल दे देंगी। उतनी देर मैं तुम्हें खेत में अनाज पकाने लगूंगा। तो उसकी पत्नी बैल लेने गई। रानी ने 2 बैल उसको दिए। उसकी बीवी वापस आई 2 बैल लेकर और बाद में राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा भोज हूँ और अगली बार जो भी आपको प्रॉब्लम हुए तो आप मेरे पास आना। तो खेडूत बहुत शर्मिंदा हुआ और बाद में जब वो अनाज फसल हुई तो उसमें राजा ने जहाँ जहाँ बोया था वहाँ पे मोती उगा था और बाकी सब जगह पर गेहूं की अच्छी फसलें हुई थी। वो मोती लेकर किसान है वो राजा के पास आता है और राजा के पास आकर बोलता है कि ये आपकी कमाई है। राजा उसको इनकार करता है कि ये तो अपने पास रख, लेकिन किसान बोलता है नहीं नहीं, ये आपकी मेहनत का फल है, तो इसे आप कोई गरीब को सेवा में लगा दीजिएगा। और राजा ने ये बात सुनकर प्रसन्न हुए और मोती अपने पास रख लिए। अब देखते हैं शब्दार्थ। तो प्रजावत्सल मतलब प्रजा प्रेमी, स्वयं मतलब खुद का, यथासंभव मतलब जो संभव है, भ्रमण मतलब घूमना, अत्याचार मतलब जुल्म, पुनः मतलब फिर से दोबारा, थकावट मतलब थकना, कमजोर मतलब निर्बल अशक्त, दिक्कत मतलब बाधा परेशानी, उम्दा किस्म मतलब उत्तम प्रकार का। तो यहाँ तक हम अपना चैप्टर रखते हैं और अभ्यास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आता है आज के लेक्चर में तो आप पूछ सकते हो लेक्चर ख़त्म होने के बाद। और आपको होमवर्क कब दिखाना है वो तो आपको मैसेज आ गया होगा कि फ्राइडे और सैटरडे को आपको होमवर्क भेजना है, उसके अलावा आपको भेजना नहीं है। तो तब तक आप सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा और होमवर्क भेज दीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो कभी भी, और कोई डाउट हो तो भी आप बोल सकते हो। और इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज करके आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। थैंक यू।